नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग पॉलिटी जो कि जीएस 2 के अंतर्गत आता है सेक्शन 1 में, इसके हम लोग क्वेश्चन को आज शुरू करने वाले हैं। एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। इससे पहले हम लोग पॉलिटी और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सीरीज कर चुके हैं। आज हम लोग जीएस पेपर 2 का पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं एक नया सीरीज को, एक नई एनर्जी के साथ, जो आने वाली परीक्षाओं यानी कि 68वीं और 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो आजकल अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार पॉलिटी हो या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, कोई भी टॉपिक जो अभी ट्रेंड में है यानी कि जो अभी न्यूज़ में है, उसको उस सब्जेक्ट से लिंक करके पूछ लिया जाता है। तो अभी जो है देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा कि समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है समान नागरिक संहिता, क्या है चर्चा का विषय बना हुआ है भारतीय राजनीतिक में। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये हो गया अभी हॉट टॉपिक हो गया। तो इसको लेके जो है पॉलिटी में सवाल पूछा जा सकता है, काफ़ी संभव है कि इसको लेके जो है पॉलिटी में सवाल पूछा जा सके। इसलिए इसको सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। कि क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पक्ष विपक्ष में कारणों को बतलाते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या भारत में इसे लागू करना उचित कदम होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि नागरिक संहिता क्या होता है, समान नागरिक संहिता। उसके बाद आपको बताना है इसके पक्ष में और विपक्ष में जो है आपको क्या तर्क देना होगा कि ये सही है। तो सही का क्या 4-5 पॉइंट्स आपको दिखाना होगा कि समान नागरिक संहिता जो है सही क्यों है। फिर विपक्ष में आपको तर्क देना होगा कि अगर ये क्यों अच्छा नहीं है। उसके बाद इसको भारत में लागू करने से क्या दिक्कत है, कैसे लागू हो सकता है, आपको वो चर्चा करते हुए फिर लास्ट में क्या होगा, इसको कंक्लूड करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसको कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान है उसके राज्य के नीति निर्देशक यानी जो डीपीएसपी हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, उसमें वर्णित है ये कि समान नागरिक संहिता जो है क्या किया जाए, सरकार का दायित्व है कि वो करे। ठीक है, तो ये क्या है, अभी वर्तमान समय में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तराखंड और ये एक दो और राज्य इसको क्या किया, क्रियान्वित करने के लिए पहल किया है। ठीक है, तो उसी को लेकर जो क्या हुआ है, फिर से ये चर्चा में बन गया है। हाल ही में देखिए, इसके हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से क्या किया है कि जो समान नागरिक संहिता आप लागू करने कीजिए, इसके लिए क्या किया है, आह्वान किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की संबंधी प्रावधान का प्रबंध करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 44 है उसमें क्या है, समान नागरिक संहिता है जो हमारे संविधान में वर्णित है। उसके बाद समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है सामान्यतः अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली को बदलकर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून करना ही क्या कहलाता है, समान नागरिक संहिता कहलाता है। समान नागरिक संहिता कहलाता है यानी क्या हुआ कि अलग अलग नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा, सभी नागरिक के लिए एक जैसा कानून बनाना ही समान नागरिक संहिता कहलाता है। यानी कि ये जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है उसको हम लोग एक बार देखते हैं क्या है अनुच्छेद 44 में कि राज्य सरकार के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान भी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। क्या हुआ है कि हाल ही में जो भी विधानसभा हुआ है उसमें से कुछ राज्यों में जैसे कि झारखंड, ये उत्तराखंड और गुजरात में क्या हुआ है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको दिया गया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो क्या होगा, हम लोग इस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। तो ये इसी बात को लेकर क्या हुआ है, ये वर्तमान जो है समय में राजनीति का ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसे लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शा चुकी है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ चुका है गुजरात और उत्तराखंड। इसको लेकर क्या किया है, कार्यान्वयन भी शुरू किया जा चुका है। यहाँ पे विधि आयोग एवं कानून मंत्रालय ने भी इसे लागू किए जाने पर बल दिया है, और विधि मंत्रालय और कानून मंत्रालय की तरफ से भी इसे लागू करने पर क्या किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके जो क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोग का क्वेश्चन का जो डिमांड था कि आप लोग इसके तर्क में पक्ष दीजिए और वितर्क में दीजिए पक्ष, तो हम लोग विपक्ष में इसमें क्या करें, तर्क पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, तर्क देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि समान नागरिक संहिता धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित एवं क्रियान्वित कानूनों को समाप्त कर एक समान कानून करने की बात करती है। इसका मतलब हुआ कि जो समान नागरिक संहिता है वो क्या करता है कि अलग अलग जो कानून है अलग अलग धर्म के लिए उस सभी को समाप्त करके एक समान कानून लाने की बात करती है। कौन, समान नागरिक संहिता। इससे अलग अलग कानूनों की जटिलता को समाप्त कर एक समान कानून लागू करना संभव हो पाएगा। जो अलग अलग धर्म में अलग अलग समुदाय में जो अलग अलग कानून है उस सभी को समाप्त कर एक जैसा अगर कानून रहेगा तो क्या होगा, जो अलग अलग जो कानूनी जटिलता है उसको समाप्त कर एक समान रहने से क्या होगा, संभव हो पाएगा कि एक समय के सभी के साथ न्याय हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कार्यपालिका ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 का जो केस है इसमें भी कहा गया था, और उसके बाद है कि सरला मुदगल बनाम भारत संघ का जो 1995 का जो मैटर था उसमें भी वाद था, उसमें भी ये शामिल किया गया है। उसमें भी कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में मदद करेगा। जब हम समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो ये क्या करेगा, धार्मिक आधार पर जो लैंगिक भेदभाव होता है यानी कि पुरुषों और महिलाओं में जो भेदभाव होता है, खासकर महिलाओं के साथ जो भी भेदभाव होता है, ठीक है, उसको क्या होगा, ये समाप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करने में समान नागरिक संहिता कारगर कदम है। मेन जो है अलग अलग धर्म के लिए ही अलग अलग कानून बनाया जाता है, बना हुआ है पहले से, उसी को तो समाप्त करके एक जैसा कानून बनाना है। तो ये कह रहा है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, समान नागरिक संहिता बनाना क्या होगा, कारगर कदम हो सकता है। क्योंकि व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर लोगों के मध्य भेदभाव करते हैं। व्यक्तिगत कानून क्या है, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए अलग अलग कानून धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है। अलग अलग अगर धार्मिक समूह के लिए अलग अलग कानून होगा तो क्या होगा, ये धार्मिक कट्टरता को और संप्रदायवाद को भी बढ़ावा देगी। अतः क्या करना होगा कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो आपको बताना, चूंकि हम लोग को बताना था अभी पक्ष में ही हम लोग को तर्क देना था, इसलिए हम लोग उसको नागरिक संहिता अच्छा ही है, इसको हम लेकर हम लोग पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमको बताते हुए आगे बढ़ेंगे कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या होगा, एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होगा तो क्या होगा, राष्ट्रीयकरण को और मजबूती मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अब इसके विपक्ष में तर्क को देखने हैं। यहाँ पे है समान नागरिक संहिता के विपक्ष में तर्क। चूंकि हम लोग अब विपक्ष में देखने जा रहे हैं इसलिए इसको भी अब क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखने का कार्य करेंगे। कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। क्या है, भारतीय संविधान हमको कुछ मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उसका जो समान नागरिक संहिता है उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, इसके क्रियान्वयन से अनुच्छेद 25, 29 एवं 30 का क्या होता है, उल्लंघन हो सकता है। तो इसको हम लोग दिखाते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता के कारण व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक आदि के विषयों पर सभी समुदायों में एक राय बन पाना मुश्किल है। क्योंकि भारतीय जो समाज है क्या है, सांस्कृतिक रूप से विविधता का देश है। कहा भी जाता है कि भारत एक विविधता का देश है, यहाँ विविधता में ही अनेकता बसता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनेकता में ही एकता बसता है। इस प्रकार जो है, चूंकि हर धार्मिक समाज में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग कानून है, शादी का, तलाक का, तो अगर सभी को एक साथ अगर एक कानून में बांध दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा, सब काफ़ी मुश्किल ये काम होने वाला है।
तो इसको हम लोग देखते हुए अब आगे बढ़ेंगे कि समान नागरिक संहिता बहुसंस्कृतिवाद के लिए एक खतरा है। क्या है? बहुसंस्कृतिवाद के लिए एक खतरा है, चूंकि अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृति है और सभी को हम लोग एक जैसा नहीं बना पाने में बहुत दिक्कत हो सकता है हम लोग को एक जैसा बनाने में। इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज की समरस विशेषता को नुकसान पहुंच सकता है। जो भारतीय समाज की जो विशेषता है उसको क्या हो सकता है? नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन से समाज के वर्ग विशेष, सामान्यतः अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि के असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि ये अल्पसंख्यक का, आदिवासियों का क्या होता है, अलग अलग अपना रीति रिवाज होता है, अलग अलग कानून होता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उन लोगों को असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट में कि समान नागरिक संहिता के पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन से एक तरफ जहां लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ इसमें बहुसंस्कृति को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो क्या किए हम लोग ये नहीं बताया कि समान नागरिक संहिता क्या है, अच्छा ही है या खराब ही है। हम लोग तर्क में देखिए पक्ष उसके और उसके विपक्ष में भी उसके हम लोग तर्क देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि एक तरफ जहाँ ये क्या होगा कि लैंगिक समानता के लिए और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बढ़िया है, उसी दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो भारत का बहुसंस्कृतिवाद का जो हम लोग का जो प्रवृत्ति है उसको क्या है, खतरा हो। तो हम लोग दोनों पॉइंट को रखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड द्वारा इसके क्रियान्वयन से संबंधित समितियां भी गठित की जा चुकी है। मतलब उत्तराखंड तो 2 कदम और भी आगे बढ़ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोवा में यह पूर्व से ही क्रियान्वित है। मतलब पूरे इंडिया का गोवा ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहां की समान नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 जो है पहले से ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व भारत में व्यापक जन प्रसार किया जाना चाहिए। कोई भी सरकार बड़े स्तर पर बदलाव करती है यानी कि कानून लाती है तो उससे पहले क्या करना चाहिए कि जन प्रसार जो है इसका हर आदमी को इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में जानकारी रहना चाहिए, ताकि क्रियान्वित होने के पश्चात नकारात्मक असर उत्पन्न न हो सके। ये नहीं कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो सके कि एक बार क्रियान्वित हो जाए और लोगों में इसका जो है क्या हो जाए, नकारात्मक असर देखने को मिले। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा भारतीय समाज के प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों, विभिन्न समुदाय के धर्म गुरुओं, प्रभावी नेताओं आदि के साथ बैठकें की जानी चाहिए। सभी के साथ मतलब बैठकर विचार विमर्श किया जाना ही चाहिए, ताकि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने अनुयायियों को ये बता सके कि किस प्रकार समान नागरिक संहिता जो है वर्तमान समय की मांग है, इसको होना चाहिए, अच्छा है नहीं है, ठीक है। ये करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिख के समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंक्लूजन जो लिखे हैं कि अतः स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता वर्तमान समय की आवश्यक मांग है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी इसे क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक निर्देश सरकार को दिए गए हैं। अतः सरकार को उपयुक्त सुझावों के साथ क्रमबद्ध रूप से, क्या अचानक नहीं, क्रमबद्ध रूप से समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की दिशा में उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से नियम लाए और कानून बना के क्या किए हम लोग, पूरा समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू कर दिए। यहाँ पे हम लोग सुझाव दे रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से सरकार को लागू करना चाहिए, ताकि क्या हो, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों में इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़ सके, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रकार हम लोग लिखते हुए क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। देखिए हम लोग काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मतलब 68वीं और 69वीं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर जो 68वीं अभी तुरंत होने वाला है मई के महीने में, इसके लिए तो रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।